जय हिंद मित्रों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका राम जी की पाठशाला परिवार में। मित्रों, आज के समय एक शब्द बार बार सुना जाता है, यूएनओ। जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और उसके बाद अभी अगर देखें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट जारी है, तो यूएनओ के संबंधित बहुत सारे न्यूज जो है आती रहती है कि कभी कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, कभी किसी कंट्री ने उसके अगेंस्ट में वोट किया है, कभी उसके पक्ष में किया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यूएनओ कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या अंग होते हैं और क्या क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो यूएन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो आप बिना देर करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे सहयोग के रूप में मैं यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए यदि आपको पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं कि यूएन जो है इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपके लिए मैं जो पॉइंट्स लेकर के आया हूं उनके माध्यम से समझेंगे। यूएनओ की शुरुआत से पहले वैश्विक स्तर पर देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो था सबसे पहले वो हुआ करता था लीग ऑफ नेशंस के नाम से। किस नाम से? लीग ऑफ नेशंस के नाम से। देखिए, यह संगठन भी कैसे बना, थोड़ा सा इसका आप एक हिस्ट्री समझ लीजिए। जैसे पहला विश्व युद्ध की अगर बात करें, पहला विश्व युद्ध, तो पहला विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था? मैंने लिखा भी है कि 28 जुलाई 1914 से लेकर के कब 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था। दोस्तों, इस युद्ध में जो है बहुत सारे लोगों की जानें गई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शांति थी वो खराब हो गई। तो अब इस शांति को बनाए रखने के लिए और सभी लोगों की जो है अंतरराष्ट्रों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो दो गुटों में राष्ट्र बट गए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, तो यह तय किया गया कि अब से एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो विश्व में शांति कायम करेगा। तो उस संगठन को लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना वर्साय की संधि और पेरिस शांति सम्मेलन में हुई। पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था ये 1920 में हुआ था और वर्साय की संधि अगर कभी पूछ ली जाए तो ये 1919 में हुआ था। और विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन भी यह रहा, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा वैश्विक पटल पर संगठन नहीं हुआ करता था, ठीक है, जो सभी के लिए एकजुट होकर के, सबको एकजुट करके कार्य करें। तो इसके कुछ कार्य हुआ करते थे। कार्य जनरली इसका भी क्या था कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कैसे कायम रखा जाए। तो इसमें 3 अंग थे दोस्तों। एक सभा हुआ करती थी, दूसरा परिषद और तीसरा न्यायालय। लेकिन यह जो संगठन है यह सुचारू रूप से काम नहीं कर पाया और फिर से एक नया विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो गया, जिसमें आपको पता है कि 1945 में उसका अंत हुआ था। दोस्तों, अब इसके बाद जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया तो और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो उसके बाद से यानी कि फिर लोगों को लगा, राष्ट्र को लगा कि अब हमें कुछ ऐसा संगठन बनाना होगा जो सही में कारगर हो। तो उस 1945 की घटना के बाद, यानी कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाल दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, उसके बाद आपको यूएनओ की स्थापना के लिए जो है कार्य शुरू हुए। तो अभी पढ़ेंगे यूएनओ की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, लेकिन उससे पहले देखिए कि इसके कुछ कार्य होते हैं कि मतलब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, अभी अगर हम बात करें, मेन है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखना, मतलब कि शांति बनी रहे, विश्व में युद्ध न हो, यह कार्य ऐसा यूएनओ करेगा। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी कदम उठाएगा और मानवीय सहायता पहुंचाना। जैसे आज के समय आप सुनते हैं कि गाजा में और जो इजराइल की बॉम्बिंग हो रही है और वहां पर आप सुनते होंगे, न्यूज आती है कि इतने लोग मारे गए और यूएन की जो है राहत सामग्री वहां पहुंचे। तो इस तरह का कार्य भी राहत सामग्री पहुंचाने का मानवाधिकारों के लिए और मानवीय सहायता को पहुंचाना लोगों के पास, ये भी यूएन करेगा। इसके बहुत सारी एजेंसी है, 14 मुख्य एजेंसी है, 15 जो है इससे बढ़ते जा रही है कुछ समय के बाद। तो सतत विकास को बढ़ावा देना भी इसका एक कार्य है कि विश्व में हम वैश्विक स्तर पर कैसे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। तो आगे चलते हैं, यूएन के बारे में देखते हैं। तो यूएनओ की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र संगठन, तो भैया इसकी फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक अगर आप बात करें, सम्मेलन हुआ था डम्बस्टन ओक सम्मेलन। यह सम्मेलन हुआ था 1944 में। कब हुआ? 1944 में मित्रों यह सम्मेलन हुआ था और इसके सम्मेलन के बाद ही जो है इसकी स्थापना की गई। स्थापना डेट एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आप डायरेक्टली इसको
डेट सहित याद करेंगे। देखिए 24 अक्टूबर 1945, अक्टूबर 1944 में ही यह डर्मस्टन ओक सम्मेलन हुआ और 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना जब हुई तब उसमें 51 राष्ट्रों ने सहमति जताई थी। एक्चुअल में 50 राष्ट्रों ने तो जो है जून में ही सहमति जता दी थी और एक पोलैंड जो था उसने अक्टूबर में साइन किए, तो टोटल मिलाकर के 51 राष्ट्र इसके फाउंडिंग मेंबर थे। दूसरा, इसका अगर मुख्यालय और इसकी बिल्डिंग की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर है? यूएसए के न्यूयॉर्क में है। पूछे आपसे मित्रों कि इसका भवन कहां पर है, तो इसके भवन में जनरली आपने देखा होगा कि कई बार रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, कितनी बिल्डिंग है, कितने एकड़ की जमीन है, कहां पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन द्वीप पर है। कहां पर? मैनहट्टन द्वीप पर। और इसमें 39 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है, 17 एकड़ की भूमि हुआ करती थी वो। मैं एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूं आपको कि ये जो जहां पर बनाया गया है वहां पर तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के जो थे रूजवेल्ट, उनकी कुछ जमीन थी, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के कहने पर, जनरली समझिएगा उन्हीं के इन्फ्लुएंस में इस संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संगठन रखा गया था। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया, आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखिएगा। ठीक है, कुल सदस्यों की अगर बात करें तो टोटल मिलाकर के 193 सदस्य इसके अंदर है। अंतिम सदस्य कभी पूछे तो भाई जो अंतिम सदस्य दक्षिण सूडान की बात करते हैं, यह ब्रिटेन से आजाद हुआ था, तो वो इसमें जोड़ा गया। तो 2011 सन याद रखना है आपको। ठीक है, अब अगला अगर देखें यहां पर कि यूएनओ के जो मुख्यालय है यूएसए हो गया, इसका एक फ्लैग भी होता है मित्रों। फ्लैग में क्या होता है कि जो पृष्ठभूमि है, जैसे इस बोर्ड की पृष्ठभूमि अभी आपको क्या दिख रही है? ग्रे दिख रही है, काली। तो ऐसे ही इस फ्लैग की पृष्ठभूमि नीली होती है। उसकी पिक मैं डाल दूंगा बाद में कि उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, नीली होती है और उस पर विश्व का, वर्ल्ड का मैप होता है। और उसके नीचे जैतून की दो इस तरह की पत्तियां लगी होती है और उन पत्तियों को, उन शाखाओं को ऊपर की ओर खुला हुआ दिखाया गया है। तो यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, ध्यान रखेंगे कि अगर वैसे भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्य मैंने इसके समझा दिया आपको, इसकी फाउंडेशन बता दी कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। फाउंडिंग मेंबर इसके 51 थे और इसमें जो है भवन मैनहट्टन द्वीप पर है, 17 एकड़ जमीन में बनाया गया है, कुल सदस्य 193 है। अब बात आती है कि इसके मुख्य मतलब पहले, और इसके वो पूछे आपसे कि पहले संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कमेंट में बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र के पहले अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा है। आप जो सही आंसर देंगे उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। तो अभी की अगर पूछे तो एंटोनियो गुटरेस अभी के लिए यूएनओ के चीफ है। यूएनओ में देखिए 6 अंग होते हैं, उसमें जो महासभा है एक्चुअली ये जनरल असेंबली होती है, उसमें उनके हेड होते हैं। तो एंटोनियो गुटरेस अभी 9th नंबर के इसके प्रेसिडेंट है यूएनओ के। ठीक हो गया, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछिएगा। आगे चलते हैं, आगे की ओर देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। चलिए देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि यूएन की भाषाएं क्या होती है, यूएन कैसे काम करता है। तो यूएन का एक सचिवालय भी होता है, सचिवालय जिसमें सारे कामकाज देखे जाते हैं। मतलब कैसे कोई बिल फॉर्म होता है, जनरली आप देखते हैं ना किसी ऑफिस में कैसे काम होता है, वो सचिवालय का काम होता है, जो रोजमर्रा के काम होते हैं। तो उसमें कुछ भाषाएं जो हम यूज करेंगे, और जो यूएन की मतलब जनरल असेंबली होगी या मेन जो जहां प्रस्ताव वगैरह यूज किए जाते हैं, तो उसमें भाषाएं मुख्य रूप से तो 2 ही है इसमें, अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन बाद में क्या किया गया है कि और भाषाओं को भी कार्यकारी भाषा बनाई गई है। कौन कौन सी है? उसमें रशियन है, उसमें स्पेनिश है, चाइनीज है और अरबी है। दोस्तों बताइएगा कि चाइनीज जो भाषा है उसको किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो है अभी हम पढ़ेंगे। और सुरक्षा परिषद क्या है? यह है भी यूएनओ का एक अंग है। तो यूएनओ में कुल मिला के कितने अंग है? 6 अंग है। तो 6 अंग कौन कौन से एक बार देख ले सरसरी नजर में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को कोई डाउट आए, किसी भी तरह कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, महासभा जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा सुरक्षा परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तीसरा आर्थिक सामाजिक परिषद होता है। चौथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। और 5वां ट्रस्टी परिषद होता है। और 6ठा सचिवालय होता है। दोस्तों देखिए इनके कुछ अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जो महासभा है यह क्या कार्य करती है? यह जनरली जब जितने भी इसके सदस्य देश हैं
उनको एक साथ इकट्ठा बुला करके जैसे सम्मेलन होता है या कभी कोई वोटिंग करानी होती है किसी प्रस्ताव को, सभी का जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सभी का मत जानना होता है किसी बात को लेकर के, तो वो महासभा के ही कार्य किए होते हैं। दूसरा, सुरक्षा परिषद के भी कुछ कार्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य होते हैं? सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। तो इस का अगला जो अंग है आर्थिक सामाजिक परिषद, इसके अंतर्गत 54 देश आते हैं इस वाले अंग के अंदर। और इस अंग का मुख्य कार्य जनरली देखा जाए तो क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो भैया जैसे व्यापारिक स्तर पर व्यापारिक और सामाजिक और जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके लिए कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, ये जितने भी जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच कोई मतभेद अगर हो जाए, अगर विश्व में कोई दो कंट्री है और उनके बीच कोई मतभेद हो गया, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि जो है कुलभूषण यादव का एक केस चल रहा था, ठीक है, तो उस केस को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत भारत सरकार और पाकिस्तान की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा लड़ा जा रहा था। जनरली यहां पर अगर पूछे आपसे, इसके अंदर जो है 15 न्यायाधीश होते हैं, अभी अगली साइड में बताऊंगा आपको। अगला इसका जो अंग है वो ट्रस्टी परिषद होता है। तो ट्रस्टी परिषद का भी एक कार्य होता है, जैसे जनरली आप समझिएगा कि यूएनओ की कुछ सेनाएं कांगो में, साउथ अफ्रीका के अलग अलग देशों में गई हुई हैं, तो उनका कुछ कार्य होता है वहां पर। कार्य मुख्य तो यही होता है कि वहां पर शांति व्यवस्था को मेंटेन करना। फिर इसके बाद आता है सचिवालय, जो मैंने आपको अभी बता चुका हूं। फिर दूसरा पॉइंट समझ लीजिए कि सुरक्षा परिषद जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15। तो 15 कौन कौन से हैं? 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें मुख्य रूप से याद आपको रखना है कि जो स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो शक्ति होती है। वीटो मतलब कोई प्रस्ताव आए किसी चीज को लेकर के, तो ये देश अगर उसको वीटो लगा दे तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है। इसमें यूएसए, यूके यानी आपका ब्रिटेन, आपका फ्रांस, चीन और रशिया आता है अस्थायी मेंबर्स। अस्थायी 10 है और इन 10 का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। हर 2 वर्ष बाद ये जो है नए चुने जाते हैं। तो अभी 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो ये आपका 5 नए जो है देशों को इसमें ऐड किया गया है और 5 मतलब रिटायर हो गए, अब कुल मिला के 10 है इसके अंदर। तो अभी जो आए हैं वो गुयाना है, उसमें अल्जीरिया है, दक्षिण कोरिया है, स्लोवेनिया है और सियरा लियोने है। तो ये 5 अभी ऐड किए गए हैं। अब यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट की अगर बात करें, इंटरनेशनल जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें कुल मिलाकर 15 न्यायाधीश हैं। कार्यकाल की अगर बात करें, वो 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। कितने वर्षों का मित्रों? 9 वर्षों का, अगर पूछे तो 9 वर्षों का। दूसरा पॉइंट आता है कि इसके अंतर्गत जो न्यायाधीश हैं उनमें भारत की ओर से जो गए हैं अभी तक वो कितने न्यायाधीश है, बन सकता है क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के 4 न्यायाधीश अभी तक गए हैं। देखो, अगर पहले की बात करें, पहला पूछे आपसे फर्स्ट, तो फर्स्ट है आपका बेनेगल नरसिंह राव, ये फर्स्ट है, ठीक है। ये गए थे 1952 में गए थे। फिर दूसरा अगर पूछे तो आपका नगेंद्र सिंह 1973 से 1988 में गए दोस्त। और फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर रघुनंदन स्वरूप पाठक जी। ये कब गए मित्र? ये गए 1989 से 1991 में। और चौथा है दलबीर भंडारी, यानी कि 2012 से और 2021 तक इनका कार्यकाल रहा। कुल मिलाकर के 4 न्यायाधीश हमारे इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचे हैं। एक क्वेश्चन और अभी यहां पर देखिए कि यूएन की पहली न्यायाधीश कौन चुनी गई थी। सॉरी, यहां न्यायाधीश लिखा है, यहां न्यायाधीश नहीं होगा, हम कहेंगे कि यूएन में पहली रिप्रेजेंटेटिव जो थी, प्रेसिडेंट कहेंगे हम। यूएन की पहली प्रेसिडेंट अगर बात करें, पहली प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट की अगर बात करें, तो दोस्त वो कौन थी? वो थी विजय लक्ष्मी पंडित जी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो अब यहां से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, तो आपको याद करना है बस। एक और इंपॉर्टेंट आता है, अभी आपसे पूछे वर्तमान में भारत की ओर से यूएन रिप्रेजेंटेटिव कौन है? यूएन में रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कौन है। तो वैसे आपको ध्यान रखना है, रुचिरा काम्बोज। क्या नाम बता रहा हूं? रुचिरा काम्बोज। मित्र, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए यूएन से, आप सारे सोल्व कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम यूएन की नई और पुरानी जितनी भी मिलाकर के एजेंसी है, जिसमें आपका जैसे वर्ल्ड बैंक हो, आपका आईएमएफ हो, आपका गेट हो और उसके अलावा आपका डब्ल्यूटीओ हो, उन सभी को समझेंगे।
छोटी छोटी वीडियो के साथ आपके सामने समक्ष होता रहूंगा। मित्रों, अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसके लिए जो है